ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर सेबी एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। सबसे पहले सेबी एक्ट 1992 का एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। दूसरा, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। और तीसरा, रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट। पहला है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा है प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स एंड तीसरा है रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट्स। ये सेक्शन 11 में ये क्या बोलते हैं, जो ड्यूटी ऑफ सेबी है वो भी सेम है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स और रेगुलेटिंग सिक्योरिटी मार्केट्स। ये था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद सेबी जो एक्ट, सेबी बॉडी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैन सू, कैन बी सूड, कैन होल्ड प्रॉपर्टी। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्शन 4, उसमें कौन कौन रहेगा? सेबी बोर्ड शैल हैव द फॉलोइंग मेंबर्स, शैल कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला चेयरपर्सन जो कि नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। फिर 2 मेंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री, ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री। फिर 1 मेंबर ऑफ आरबीआई और फिर 5 मेंबर्स, ये भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और ये 5 में से 3 मिनिमम होल टाइम होना चाहिए। फिर से सबसे पहले चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, 2 मिनिस्ट्री का ऑफिसर वो लोग खुद आएगा, 1 आरबीआई का मेंबर वो भी खुद आएगा और फिर 5 मेंबर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। इन 5 में से मिनिमम 3 होल टाइम होने चाहिए। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको नॉमिनेट करेगा? पर्सन हैविंग IAS, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग। इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग, IAS। The persons of integrity, ability and standing who has shown capacity in dealings with problems related to security markets, ठीक है, या फिर have special knowledge या experience in law, finance, economics, accounts, administration or the discipline। shown capacity सिक्योरिटीज मार्केट का प्रॉब्लम्स डील करने में, या हैव स्पेशल नॉलेज इन सब एक्ट्स, इन सब पर्टिकुलर फील्ड्स में, लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी। फिर इसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस। जो चेयरपर्सन रहेगा और जो होल टाइम मेंबर्स रहेंगे वो लोग 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होंगे। वो लोग एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए और वो लोगों का मैक्सिमम एज रहेगा 65 तक ही वो लोग ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैव दी राइट टू टर्मिनेट या राइट टू रिलिंक्विश या फिर राइट टू रिमूव। ठीक है, टर्मिनेट कर सकता है। किसको टर्मिनेट कर सकता है? चेयरपर्सन को या 5 मेंबर्स को जिसको लोग खुद अपॉइंट किया है। कब टर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? सबसे पहले नोटिस दे सकते हैं फॉर मोर देन इक्वल टू 3 मंथ्स, कि तुमको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं। और या फिर 3 महीने की सैलरी आज ही दे दो और टाटा बाय बाय बोल दो। ये हो गया टर्मिनेशन। ये था सॉफ्ट रिमूवल। ठीक है, इसके बाद है रिलिंक्विशमेंट। वो चाहे तो तू उसका ऑफिस रिलिंक्विशमेंट, मतलब आदमी लोग खुद अपना ऑफिस रिलिंक्विश कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। कौन? चेयरपर्सन या फिर ऑल अदर मेंबर्स। कैसे? 3 महीना का नोटिस देके। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर इसके बाद है रिमूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई नोटिस पीरियड नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तभी रिमूव करेगा आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और किन केसेस में रिमूव कर सकते हैं? 4 केसेस में। इंसॉल्वेंसी, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया, या अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड हो गया, या फिर अब्यूज़ किया अपना पोजीशन। और उसके बाद कोई भी, मतलब has in the opinion of central government so abuse his position as to render his continuance in office detrimental to public interest। ऐसे अब्यूज़ किया कि उसको रखा जाएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं होगा। आई एम ऑफ अब्यूज्ड। आई एम ऑफ जो है ये सेम केस है कंपनीज एक्ट का, जो डायरेक्टर का वाला था प्रोविजन, और इसमें आगे एक्स्ट्रा अब्यूज्ड। आई से हो गया इंसॉल्वेंट, एम से हो गया अनसाउंड माइंड, ओ से हो गया ऑफेंस, और अब्यूज से अब्यूज की पोजीशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7, मीटिंग्स। कि मीटिंग्स कितना होना चाहिए वो लोग खुद प्रिस्क्राइब करेगा। अभी तक किया नहीं है, फिर हम लोग को पढ़ना नहीं है शायद।
फिर जो चेयरमैन है उसको मीटिंग अगर वो नहीं अटेंड कर पाया तो कोई मेंबर चूज़ कर लेगा कि उसके बदले वो अटेंड करे और प्रिसाइड करे। जो डिसीजन होगा मेजोरिटी से होगा, अगर इक्वल हो गया तो चेयरपर्सन के पास सेकेंड या कास्टिंग वोट रहेगा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 7A कि मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग, कुछ मेंबर्स को मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। कौन मेंबर? ऐसा कोई मेंबर जो कि कोई कंपनी का डायरेक्टर हो और एंड एंड उसके पास पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो कोई भी ऐसा मैटर में जिसका कंसिडरेशन होने वाला है अगला मीटिंग में। मतलब कोई बाहर का कंपनी का डायरेक्टर हो और उसका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो अगला कोई मीटिंग का मैटर पे, तो वो डिस्क्लोज करेगा अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड ही शैल नॉट पार्टिसिपेट in any decision with respect to that matter. Next section 8, वैकेंसी इज नॉट टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग्स। कोई भी वैकेंसी रहेगा या फिर कोई डिफेक्ट रहेगा या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट रहेगा या कंस्टिट्यूशन ऑफ सेबी में डिफेक्ट रहेगा या फिर कोई भी इरेगुलरिटी कोई प्रोसीजर में रहेगा तो उससे किसी का भी अपॉइंटमेंट या फिर किसी का भी जो भी है प्रोसीडिंग्स कुछ भी है वो इनवैलिडेट नहीं कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 11, 9-10 सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सेक्शन 11 इसमें है ड्यूटीज़ है, पावर्स है और फंक्शन है। सबसे पहले कि ड्यूटी क्या रहेगा, वही जो सीबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट और तीसरा है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। ये है ड्यूटीज। फिर इसके बाद है पावर्स। पावर्स में हम लोग सबसे पहले रेगुलेटिंग का देख लेते हैं। रेगुलेटिंग वो क्या करेगा? रेगुलेटिंग करेगा बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट्स। वो रेगुलेट एंड रजिस्टर द वर्किंग्स ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, जो कि है वेंचर कैपिटल फंड्स या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड्स स्कीम या इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स ये सब। और तीसरा रेगुलेशन है रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या फिर टेक ओवर ऑफ कंपनी। इन तीनों चीज़ को रेगुलेट करेगा, ये पावर है सेबी का। रेगुलेट बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेट एंड रजिस्टर वर्किंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन सेक्शन 12 जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। और फिर रेगुलेट करेगा सब्सटैंशियल टेक ओवर ऑफ शेयर्स, टेक ओवर ऑफ कंपनी या फिर सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ये सब रेगुलेट करेगा। उसके बाद वो प्रमोट करेगा, प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि AMBI, AMFI, ये सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनको वो प्रमोट करेगा। और वो प्रमोट करेगा इन्वेस्टर एजुकेशन को और वो प्रमोट करेगा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स को। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एस AMBI, AMFI, या प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स का ट्रेनिंग इन्वेस्टर के एजुकेशन सबको प्रमोट करेगा। ये भी पावर है सेबी का। सेबी का नेक्स्ट पावर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या चीज़ का? इनसाइडर ट्रेडिंग IT या फिर फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस FUTP, फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन सबको प्रोहिबिट करेगा। इसके अलावा कुछ जनरल पावर्स और है, वो है कि कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या ऑडिट में वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है और इन सबको कंडक्ट कर सकता है। किन सब के लिए? स्टॉक एक्सचेंज का किसी का, या म्यूचुअल फंड या इंटरमीडियरी या एसोसिएटेड पर्सन्स, इन सब का। इसके बाद वो फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वो बैंक से भी या फिर कोई अदर अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाया है उन सब से भी वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। और फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन can call information या provide information for prevention and detection of violation of securities from SEBI counterparts in India, outside India। सेबी का कोई इंडिया के बाहर का या कोई और भी इंडिया के अंदर भी कोई काउंटर पार्ट है उनसे भी मंगा सकता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइवेट अप्रूवल लगेगा। इसके अलावा सेम पावर्स एज पर सकरा 1956, SCRA एक्ट 1956 का जो पावर्स है वो भी सेम रहेगा। ये वो फी लेवी कर सकता है, रिसर्च कंडक्ट कर सकता है या फिर अदर प्रिस्क्राइब फंक्शन, ये सब उसका पावर्स हो गया। इसके बाद एक कुछ अलग से पावर्स लिखा हुआ है, पावर्स टू इंस्पेक्ट लिस्टेड कंपनीज। पावर्स टू इंस्पेक्ट लिस्टेड कंपनीज, कोई लिस्टेड कंपनी या कोई पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड होगा और सेबी का बोर्ड को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि वो कंपनी या तो IT या FUTP, इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन सब में वो कुछ भी वो इंडल्ज किया है कंपनी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडरटेक मेजर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स।
अच्छा, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट इज एक्सरसाइजेबल बाय द सेबी। क्या पावर्स? पार्सेरो वाला पावर्स, जो पार्सेरो वाला पावर्स है एनसीएलटी चैप्टर में जो पढ़े वही सेम पावर्स सिविल कोर्ट का जो है वो सेबी एक्सरसाइज कर सकता है। ये था सेक्शन 11 का पावर्स ऑफ सेबी। अब सेक्शन 11(4) में पावर्स ऑफ सेबी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ये अलग से दिया हुआ है। 11 था वो पावर्स ऑफ सेबी था, और ये है पावर्स ऑफ इंक्वायरी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। इसमें विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ और सिक्योरिटी मार्केट, सेबी ड्यूरिंग पेंडेंसी, अगर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी खत्म हो गया है, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्वेरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन क्वेरी, दोनों में सेबी इन सब ये सब फॉलोइंग ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। इसका एक्रोनिम है आई एम सैड एक्सेस। आई एम सैड एक्सेस। सबसे पहले आई से वो इम्पाउंड या रिटेन कर सकता है कोई भी प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज या कोई ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन से। एम से वो, एक सेकंड, मेरे को एक्रोनिम नहीं मिल रहा, मैं नॉर्मली सीक्वेंस में ही बोल देता हूँ। एम से कुछ नहीं था, वो बस आई एम सैड एक्सेस में एक एम था। ठीक है, आई सैड एक्सेस है, समझ लो। आई से हो गया इम्पाउंड कर सकता है और रिटेन कर सकता है कोई भी प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज या कुछ भी। फिर उसके बाद सैड, सैड का एस 2 बार है। सैड से सस्पेंड, सस्पेंड, सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। मतलब या तो किसी शेयर का ट्रेडिंग बंद करा सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ रेगुलेटरी है, एएमबीएफ है, उसका कोई भी ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। फिर ए से एक्सेसिंग, कोई पर्सन को एक्सेस करने से वो मना कर सकता है सिक्योरिटीज मार्केट, वो प्रोहिबिट कर सकता है किसी को भी, या तो खरीदने से, बेचने से, या कोई भी और डील करने से, बाइंग सेलिंग या डीलिंग इन सिक्योरिटीज, एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट को वो एक्सेस 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 करने से रोक सकता है। आई से हो गया इम्पाउंड कर सकता है, एस से हो गया सस्पेंड, एस से हो गया सस्पेंड, ए से हो गया एक्सेस, डी से हो गया है डिस्पोज। वो किसी को भी मना कर सकता है, कोई भी इंटरमीडिएरी या एसोसिएट पर्सन को, कि तुम डिस्पोज या फिर एलिनेट मत करना कोई भी एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, फिर वो एक और पावर है कि वो नाइन एक और पावर है कि वो अटैच कर सकता है बैंक या कोई भी अदर प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 90 days, so far as it relates to proceeds actually involved of any intermediary or any person associated with security markets and involved in contravention of this act या rules, वो अटैच कर सकता है। मतलब ए भी 2 बार हो गया, आई एक बार, एस 2 बार, ए 2 बार, फिर डी। अच्छा नहीं, एक्सेस अलग से लिखा हुआ था ना, ये वही हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट 90 डेज के अंदर अगर बोर्ड को स्पेशल कोर्ट से कंफर्मेशन ऑब्टेन हो गया, तब ऑन सच कंफर्मेशन अटैचमेंट टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग जब तक खत्म नहीं हो रहा है उस आदमी का, तब तक वो अटैचमेंट कंटिन्यूड रहेगा। अगर स्पेशल कोर्ट से उसको परमिशन मिल गया, नहीं मिला तो फिर उसको वापस उसका जो अटैचमेंट है वो रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 3 केस हो गया, ये किसी डिस्पोज करने मना कर देगा, इम्पाउंड एंड रिटेन कर देगा और अटैच कर देगा, ये जो 3 केस हैं, ये अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी इंटेंड्स टू गेट लिस्टेड के अगेंस्ट करना है, वो तभी कर सकता है अगर फ्रॉड या इनसाइडर ट्रेडिंग उसके मतलब अगर इन्वॉल्व हो तो। मतलब ये जो पूरा 11(4) का पावर्स है सेबी का इन रेस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर सकता था वो। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है वो तभी कर सकता है अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉड चल रहा हो, इन्वॉल्व हो, तो ही कर सकते हैं क्या, डिस्पोज करने मना कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है कुछ भी ऐसा प्रोसीडिंग से कुछ भी जब्त किया हुआ सामान, या फिर अटैच कर सकता है कोई भी बैंक या प्रॉपर्टी या कुछ भी। ये था 11(4). नेक्स्ट है 11 सबसेक्शन 5 डिसगॉर्ज्ड फंड। डिसगॉर्ज्ड फंड्स सेबी और सेकरा का शैल बी क्रेडिट टू आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। आईपीईएफ में पैसा जमा कर दिया जाएगा। कौन सा फंड? डिसगॉर्ज फंड। डिसगॉर्ज फंड कहा जाएगा आईपीईएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में। इसके बाद सेक्शन 11A, ये है फॉर रेगुलेशन
और प्रोहिबिशन ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस रिलेटेड सेबी के पास क्या पावर रहेगा? सबसे पहले टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या अदर इंसिडेंटल मैटर। टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या अदर इंसिडेंटल मैटर। और एक और चीज रेगुलेट करेगा, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर, या तो इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या अदर इंसिडेंटल मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ को रेगुलेट करेगा, और वो उसको कैसे डिस्क्लोज करना है ये भी रेगुलेट करेगा। इसके अलावा वो प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट करेगा एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग सॉलिसिटेटिंग पब्लिक मनी। इन सबको वो प्रोहिबिट या रेगुलेट भी कर, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। कोई भी ऐसा कंपनी को मना कर सकता है कि तुम प्रोस्पेक्टस मत निकालो, ऑफर डॉक्यूमेंट मत निकालो या फिर एडवर्टाइज मत करो पब्लिक मनी को सॉलिसिट करते हुए। ये था सेक्शन 11A। नेक्स्ट सेक्शन 11AA, ये है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब CIS, मतलब कोई भी ऐसा स्कीम या अरेंजमेंट जिसके अंदर या तो सब इन्वेस्टर लोग अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सब एक साथ इकट्ठा करेंगे और यूज करेंगे फॉर दिस स्कीम और अरेंजमेंट। SNA, स्कीम एंड अरेंजमेंट, पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड। सब इन्वेस्टर लोग अपना कंट्रीब्यूशन एक साथ पूल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ये हो गया पॉइंट 1। दूसरा इसका पॉइंट है, जो भी कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टर का रहेगा वो रहेगा विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस या प्रॉपर्टी। कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, कोई प्रोड्यूस कमाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी एक साथ बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट है, जो कोई भी प्रॉपर्टी, कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट जो भी है वो मैनेज करेगा एक बंदा ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल और मैनेजमेंट ओवर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द स्कीम एंड अरेंजमेंट। इन्वेस्टर के पास पावर नहीं रहेगा कंट्रोल करने का, वो जो बंदा मैनेज करेगा वही करेगा। पांचवा, सेटिस्फाइड एनी अदर कंडीशन। ये 5 कंडीशन मीट हो गया तो फिर वो एक CIS माना जाएगा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसका एक्रोनिम था पी मोदी। पी से पूल हो जाएगा, M से मैनेज हो जाएगा, O से अदर्स हो गया, D से हो गया डे टू डे वाला पॉइंट, और I से इनकम कमाने के लिए, इनकम, प्रॉफिट, प्रोड्यूस, प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सब लोग को CIS नहीं मानेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मानेंगे, NBFC को नहीं मानेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी नहीं मानेंगे, कोई पेंशन या इंश्योरेंस अंडर कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी नहीं मानेंगे, कोई कंपनी एक्ट के अंदर डिपॉजिट है तो उसको भी CIS नहीं मानेंगे, कोई डिपॉजिट है निधि के अंदर तो उसको भी नहीं मानेंगे, चिट फंड बिजनेस को भी नहीं मानेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड या एनी अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबको भी नहीं मानेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, या फिर कोई पेंशन, IPF का, डिपॉजिट्स अंडर कंपनीज एक्ट, डिपॉजिट्स अंडर निधि एक्ट, चिट फंड, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, इन सबको नहीं मानेंगे। लेकिन एक चीज़ को डीम्ड हम लोग CIS मानेंगे, अगर कोई भी पूलिंग ऑफ फंड्स हो रहा है फॉर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और वो रजिस्टर ही नहीं कराया बोर्ड के पास में और वो कवर्ड भी नहीं है इस सबसेक्शन के अंदर, लेकिन उसका कॉर्पस इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, तो उसको डीम्ड CIS मान लेंगे। सेक्शन 11AA कंप्लीट। सेक्शन 11B, पावर्स टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी। सेबी के पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, या टू प्रिवेंट एनी इंटरमीडियरी और पर्सन from being conducted in any manner detrimental to the interest of the investors और security market के लिए, या to secure the proper management of any intermediary या person के लिए वो issue direction कर सकता है after making inquiry, अगर वो satisfied है कि ऐसा करना ज़रूरत है तो। Direction may be issued to any person under section 12। कौन हो सकता है वो? पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट या कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर अंडर सेक्शन 11A। 11A में कौन था? 11A में मतलब जो प्रोस्पेक्टस ला रहा है या फिर कोई कंपनी IPO ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, वो लोग। अच्छा, सेबी पेनल्टी भी इशू कर सकता है, इस सेक्शन में पावर दिया गया है। कौन कौन सा पेनल्टी? 15A से लेके 15H तक जो पढ़ेंगे वो सारा पेनल्टीज। अच्छा, पावर टू इशू डायरेक्शन इंक्लूड्स पावर टू ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ रॉन्गफुल गेन्स या लॉस अवर्टेड, ये भी पावर इस सेक्शन में है। 11B
खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 11C, सेबी के पास पावर है फॉर ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेबी may appoint a person to investigate the affairs of IPASM. IPASM मतलब intermediaries and persons associated with securities market, IPASM। अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है क्या कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज जो हुआ है वो डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स है, या फिर IPASM हैज़ वायोलेटेड एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स, इन सब अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो सेबी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। तो ये दो ग्राउंड अगर है तो। अच्छा, जो ऑफिसर अपॉइंट करेगा सेबी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन ऑफिसर का क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? ऑफिसर का ड्यूटी है, अच्छा नहीं वो ऑफिसर नहीं, जो ऑफिसर कंपनी का ऑफिसर का क्या ड्यूटी है? कंपनी का ऑफिसर का ड्यूटी है टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और आईपैसम। किसको देगा? इन्वेस्टिंग अथॉरिटी को देगा। कौन कौन देगा? ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कौन ऑफिसर? मैनेजर, एमडी या कोई भी और ऑफिसर एम्प्लॉय। मैनेजर, एमडी, कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉय को बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट देना होगा। अच्छा, जो ये जो ऑफिसर जो भी ये सब लेगा, कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, वो 6 महीने तक ही रख सकता है अपने पास। पीरियड ऑफ कस्टडी 6 मंथ्स, उसके बाद लौटाना पड़ेगा। लौटाने के बाद वो वापस फिर से मंगा सकता है अगर उसको ज़रूरत है तो। अच्छा, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि ऐसा ज़रूरत है तो वो कोई भी फॉलोइंग पर्सनल ऑफ आईपैसम, एमडी, मैनेजर या ऑफिसर, वो सेम जो पहले था, उन सबको बुला के ओथ पे वो लोग सबको बुलवा सकता है। अच्छा, ऐसा फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में रिक्वायर द पर्सन टू अपीयर बिफोर इट पर्सनली। ऑफ कोर्स सामने आएगा पर्सनली तो ही उसके बाद उससे ओथ करवा के बुलवा सकते हैं। अच्छा, ये जो भी एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, इसका वो नोट्स बनाएगा। सबसे पहले बुलाएगा, बुलवाएगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर रीड ओवर टू देम, वो रीड करेगा सामने वालों को, फिर सामने वाले से साइन करवाएगा, और फिर उसके बाद दैट मे बी देयर आफ्टर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, फिर वो एविडेंस से यूज भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी बंदा अगर बुक्स देने बोला और बुक्स नहीं दिया, या आने बोला आया नहीं, या आया लेकिन फिर उसके बाद साइन करने से मना कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उसको 1 साल तक का जेल एंड या और फाइन अप टू ₹1 करोड़, और एक्सटेंशन होगा 5 लाख रुपीज़ पर डे। या तो जेल में भर्ती कर देंगे, या एंड और पेनल्टी, फाइन पेनल्टी। फाइन क्या है? 1 करोड़ रुपया प्लस 5 लाख रुपीज़ पर डे, 1 करोड़ प्लस 5 लाख। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सर्च एंड सीजर रिलेटेड पावर। ये भी 11C के अंदर ही है, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट हो गया। अब है सर्च एंड सीजर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है, कैसे लगता है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कोई भी बुक्स या रजिस्टर ऑफ आईपैसम को डैम एफएस हो जाएगा। डैम एफएस था डिस्ट्रॉय, ऑल्टर, म्यूटिलेशन, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड, डैम एफएस। डैम एफएस हो जाएगा आईपैसम का कोई भी डॉक्यूमेंट या रजिस्टर या कुछ भी, तब इन्वेस्टिंग अथॉरिटी मे मेक एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट या जज ऑफ द डिजिग्नेटेड कोर्ट, और फिर उसको वो ऑर्डर कर देगा सीज करने का उन सब रिकॉर्ड्स को। अच्छा, एप्लीकेशन कंसिडर करने के बाद जज बोल सकता है कि हाँ ठीक है तुम जाओ, मे एंटर, सर्च एंड सीज। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिंग अथॉरिटी को असिस्टेंस भी ले सकता है पुलिस का या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर का। अच्छा, जो भी ये सर्च या सीजर होगा shall not be authorized for a listed company या फिर public company which intends to get listed unless such company indulges in insider trading या market manipulation, या इसमें मार्केट मैनिपुलेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसमें FUTP वर्ड नहीं लिखे है, मार्केट मैनिपुलेशन वर्ड लिखा है, लेकिन आई थिंक दोनों सेम ही है। अच्छा, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, इसका जो भी कस्टडी रहेगा, कस्टडी ऑफ इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट्स, ये रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसका रहेगा कस्टडी टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इससे पहले अगर वो कोई भी बुक्स या कुछ भी वो कस्टडी में लिया है अपना, तो फिर वो 6 महीने तक रख सकता है। मतलब सर्च सीजर वाला जो इम्पाउंडेड रहेगा वो कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक, लेकिन वो कोई भी और बुक्स जो ड्यूटी था ना कि इन सबको ये सब बुक्स देना है, वो अपना कस्टडी में लिया था, वो 6 महीने तक रख सकता है, फिर लौटा देगा। और इससे पहले एक और था कि
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जब तक चालू नहीं था, इंस्पेक्शन चल रहा था, सेक्शन 11(4) का बात कर रहा हूँ, उसमें अगर वो कोई भी चीज़ अटैच किया था तो वो 90 डेज तक कर सकता था, और फिर अगर वो स्पेशल कोर्ट बोल दिया था तो फिर वो पूरा प्रोसीडिंग जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक वो अटैच्ड रह सकता था। ये उसका था, अटैचमेंट का 90 डेज तक का था। पीरियड ऑफ कस्टडी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या बुक्स या रजिस्टर का 6 महीना था। और इन्वेस्टिगेशन के बाद सर्च एंड सीजर का ऑर्डर मिल गया है और उसके दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड किया गया है तो उसका कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक उसको रख सकते हैं। ये था 11C, पावर्स ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट 11D, सीज एंड डिसस्ट प्रोसीडिंग्स। अगर सेबी को इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन हैज वायोलेटेड या लाइकली टू वायलेट एनी प्रोविजंस या एक्ट या रूल्स या रेगुलेशंस, इट मे पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज या डिजिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन। वो कोई भी ऐसा पर्सन को रोक सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करके, टू क्या करने से, टू सीज या डिजिस्ट फ्रॉम कमिटिंग या कॉजिंग सच वायलेशन। अच्छा, ये कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा लिस्टेड या पब्लिक कंपनी के लिए विच इंटेंस टू गेट लिस्टेड अगर उसमें ITFUTP, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कोई केस नहीं हो तो फिर वो नहीं कर सकता है। नॉर्मल सब पहले भी जो बात था सेम है। नेक्स्ट सेक्शन 12, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन सब लोगों को सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 पार्ट में। सबसे फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और इसमें सब रिलेटेड लोग हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ बैचेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट का बैच 1, स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर। सेकंड, शेयर ट्रांसफर एजेंट या ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड। फिर बैंकर टू एन इशू, या फिर मर्चेंट बैंकर, या फिर अंडरराइटर, ठीक है। और फिर अगला बैच है पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टर एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। फिर से एक बार, स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड, बैंकर टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टर एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या कोई भी अदर इंटरमीडियरीज जो एसोसिएटेड हो सिक्योरिटीज मार्केट से। इन सबको shall buy, sell or deal with securities market as per the terms and conditions mentioned in the certificate of registration obtained from the board, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें भी 2 बैच कर लेते। पहले है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और कस्टोडियन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब NSDL CDSL कोई भी, और कस्टोडियन। और दूसरा बैच है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या अदर इंटरमीडियरीज जो एसोसिएटेड हो कुछ भी। इन सबको भी shall buy, sell या deal with securities as per the terms and conditions mentioned in the certificate of registration obtained from the board। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट से पहले एक लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल स्पॉन्सर और कैरी एक्टिविटीज ऑफ, शैल स्पॉन्सर या कैरी एक्टिविटीज ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, या बिजनेस ट्रस्ट, VCF वेंचर कैपिटल फंड, CIS including mutual funds, AIF alternative investment funds, और बिजनेस ट्रस्ट। इन सब का नो पर्सन शैल स्पॉन्सर या कैरी ऑन एक्टिविटीज इन सब का अनलेस उसके पास सर्टिफिकेट हो। अच्छा, जो भी एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट रहेगा वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। सस्पेंड या कैंसिलेशन कर सकते हैं एज पर रेगुलेशंस आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये हो गया सेक्शन 12 खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 12A, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस या इनसाइडर ट्रेडिंग या सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ या कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब इन 3 चीज़ का प्रोहिबिशन है। किसका? कोई भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस यूज़ करना फर्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग करना सेकंड, और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज या उसका कंट्रोल, ये हो गया थर्ड, ठीक है। सबसे पहले है मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस। इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है। आप कोई यूज़ मत करिए कोई मैनिपुलेटिव डिवाइस, या किस किस काम में, इशू परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में, या फिर कोई भी डिवाइस यूज़ मत करिए किसी को डिफ्रॉड करने के लिए,
या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस या फिर कोई भी यूज़ मत करिए, कोई भी ऐसा एक्टिविटी या प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज मत होइए विच वुड ऑपरेट एज फ्रॉड या डिसीट अपॉन पर्सन इन कनेक्शन विद इशू या डीलिंग विद लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये था मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड। इसके बाद है इनसाइडर ट्रेडिंग। मत एंगेज करिए इनसाइडर ट्रेडिंग में, या फिर मत डील करिए यानी सिक्योरिटीज इन पोजेशन ऑफ मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसा नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन पे डील मत करिए और उसको फैलाइए भी मत। ये हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। थर्ड है सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल। अब क्या इसमें भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एक्वायर कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी, एक्वायर सिक्योरिटीज मोर देन अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। इन तीनों चीज का, इन सब पॉइंट्स नहीं करना है। अच्छा, इस सेक्शन 12A के लिए लिस्टेड कंपनी का मतलब वही सब कंपनी या विच इज लिस्टेड या विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मल सा बात था। Next, section 13, grants by central government. Central government may, after due appropriation made by the parliament, grant such sum to the board as it may think fit. उसके बाद सेक्शन 14, फंड्स। सेबी एक जनरल फंड बनाएगा, सेबी जनरल फंड नाम से। इसमें जो भी अमाउंट क्रेडिट होगा उसको सेबी यूज़ करेगा फॉर एप्लीकेशन, उसका रहेगा फॉर सैलरीज या रेमुनरेशन ऑफ ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स। एक्सपेंस करेगा जो भी उसका फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, जो भी उसका एक्टिविटीज़ है उस सब के लिए। एक्सपेंस टुवर्ड्स पर्पस या ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या पैसा घुसेगा? सारा फीस या चार्जेस रिसीव्ड या फिर सम्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे डिसगॉर्ज फंड्स जाएगा आईपीएफ, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में। ये है सेबी जनरल फंड। इसमें कौन सा पैसा जाएगा? सारा ग्रांट्स, सारा फीस, सारा चार्जेस और एनी सम रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसका काम रहेगा सैलरी देना, खर्चा देना, एक्सपेंस देना और एक्सपेंस टुवर्ड्स पर्पस ऑफ या ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ये था सेक्शन 13 एंड 14। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 15, अकाउंट्स एंड ऑडिट। बोर्ड को, सीबी बोर्ड को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर ऑडिट करेगा कौन? सीएजी का ऑडिट करेगा। खर्चा कौन उठाएगा? बोर्ड खुद अपना खर्चा उठाएगा ऑडिट कराने का सीएजी के थ्रू। अच्छा, फिर जो सर्टिफाइड अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट रहेगा वो एनुअली फॉरवर्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर ले किया जाएगा, लेड डाउन बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये था सेक्शन 15। अब नेक्स्ट है सेक्शन 15A से लेके सेक्शन 15HB तक पेनल्टीज। सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं, एक बेस पेनल्टी है रुपीज 1,00,000 प्लस 1,00,000 पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1 करोड़। 1,00,000 प्लस 1,00,000 पर डे का एक्सटेंशन प्लस अब मैक्सिमम अप टू रुपीज 1 करोड़, ये है बेस पेनल्टी। 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, ए से लेके ई तक बेस पेनल्टी है। 15A है अकाउंट्स, ए फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स को फेल टू फर्निश, फेल टू फाइल एनी रिटर्न या फेल टू मेंटेन एनी बुक्स। ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न रिपोर्ट कोई भी बोर्ड को देने में फेल कर गया या फिर कोई भी रिटर्न फाइल करने से फेल कर दिया, कोई भी बुक्स बनाना फेल कर दिया कोई भी पर्सन, तो उस पर 15A एप्लीकेबल होगा। क्या है? 1,00,000 प्लस 1,00,000 पर डे मैक्सिमम अप टू रुपीज 1 करोड़। 15A अकाउंट्स। 15B ये क्या है कि इफ एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज क्लाइंट एंड फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ए हो गया अकाउंट्स। बी बोले तो अग्रीमेंट पे एंटर नहीं किया कोई भी पर्सन सेक्शन 12 के अंदर जो रजिस्टर्ड है अपना क्लाइंट के साथ। सी 15C, 15C में है इन्वेस्टर चिढ़ गया, इन्वेस्टर चिढ़ के कंप्लेन किया सेबी को, किसके अगेंस्ट में? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 के अगेंस्ट में,
12 में तो उतने सारे लोग जो थे ना, जो रजिस्टर्ड थे, सारे लोग ही थे, मतलब समझ लो। और सेबी बोला कि तुम ये जो भी ग्रीवेंसेस है इसको रिड्रेस करो, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करो, कंपनी को, इंटरमीडिएट किसी को भी, लेकिन तब भी वो लिस्टेड कंपनी या वो पर्सन है, कोई भी जो भी है, वो नहीं किया सॉल्व, तो फिर ये पेनल्टी लगेगा। ए हो गया अकाउंट्स, बी से हो गया कि भाई एग्रीमेंट वेंटर नहीं किया, सी से इन्वेस्टर चिढ़ गया, डी से धोखा। धोखा कौन दिया? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। क्या धोखा दिया? दो दिया। पहला तो वो रजिस्टर करवाना था अपने आप को, जिन लोगों को, वो रजिस्टर करवाया नहीं, करवाए बिना ही वो सब काम शुरू कर दिया, CIS का, म्यूचुअल फंड का, या कोई भी जो जो काम था वो सब शुरू कर दिया। या फिर रजिस्टर करवाया लेकिन कंप्लाई नहीं किया टर्म्स एंड कंडीशन से, या फिर जो एप्लीकेशन था फॉर लिस्टिंग ऑफ स्कीम्स, वो एप्लीकेशन ही नहीं दिया बिफोर लिस्टिंग, या फिर जो एप्लीकेशन दिया और फिर पैसा वैसा जो आया, तो उसके बाद से वो पैसा का जो यूनिट सर्टिफिकेट्स है वो भेजा नहीं अलॉटीज़ को। चौथा, जो लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, रिफंड दी मनीज अलॉटेड एप्लीकेशन मनीज, उन लोगों को पैसा लौटाया नहीं। और पांचवा, जो पैसा ले लिया था उसको इन्वेस्ट करना था, वो इन्वेस्ट नहीं किया, कंप्लाई भी नहीं किया, या फिर लिस्टिंग ऑफ स्कीम से पहले एप्लीकेशन था वो नहीं दिया, या फिर डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट्स नहीं किया, या फिर नॉट रिफंडेड दी एप्लीकेशन मनीज, या फिर नॉट इन्वेस्टेड दी अमाउंट कलेक्टेड, इन सब में से कुछ भी नहीं किया, तो फिर उस पर पेनल्टी लगेगा 15D में। फिर 15E। अच्छा, E, EA, EB भी है इसमें, ठीक है। EA, EB, सिर्फ ई देखते, ई में ही बेस पेनल्टी है। वो है कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस, कोई भी इस एक्ट के तहत कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फेल कर दिया कंप्लाई करने से, या कोई रिस्ट्रिक्शन वाला काम कर दिया, तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी या उस म्यूचुअल फंड पे बेस पेनल्टी लगेगा। ये था ई। अब EA और EB। EA में है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड मतलब इनविट, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब रीट। AIF, इनविट या रीट, इन लोगों में भी कोई भी गलती कर दिया तो इस पर लगेगा 1 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज पर डे, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, और 3 times आउट ऑफ द गेन मेड आउट ऑफ सच फेलियर। ई था AMC और MF, EA है AIF, इनविट, रियल एस्टेट। इस पे जो मैक्सिमम अमाउंट था 1 करोड़, वो हो गया है 1 करोड़ और 3 times विच एवर इज हायर, बढ़ चुका है मैक्सिमम अमाउंट। अब EB में वापस बेस पेनल्टी आ गया, 1 लाख प्लस 1 लाख रुपीज पर डे, अप टू मैक्सिमम 1 करोड़। EB है किसके लिए? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, इन लोगों में से कोई भी गलती किया है, कोई भी रेगुलेशन नहीं माना, कुछ भी किया, तो उस पर ये लगेगा। इसके बाद एफ में 3 पॉइंट है, इसमें कोई सब ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन समझ लो F1, F2, F3 कर देते हैं हम लोग। F1 में है कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, तो 1 लाख रुपीज, इसमें कोई डे का नहीं है, और मैक्सिमम 1 करोड़ हो गया। 1 लाख रुपीज मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। इसके बाद कोई भी स्टॉक ब्रोकर अगर कोई सिक्योरिटी फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर, पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दिया, तो 1 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज पर डे, अप टू मैक्सिमम रुपीज 1 करोड़, नॉर्मल बेस पेनल्टी। लेकिन F3, चार्जेस ऑन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज लेना था, ब्रोकरेज जितना प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन उससे ज़्यादा ब्रोकरेज ले लिया, तो 1 लाख रुपीज अप टू 5 times द ब्रोकरेज चार्ज, मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 5 times द ब्रोकरेज चार्ज। ये पूरा पेनल्टीज के सेक्शन में मैक्सिमम बेस पेनल्टीज है। जहाँ भी वेरिएशन हुआ है वहाँ पे 3 times हुआ है, बस यही एक है जब से 5 times है, बाकी हर जगह 3 times है, ठीक है। 5 times क्या? ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज। ये था F15F3। F जो है वो स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड है। इसके बाद 15G। जी हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग, घर का आदमी ही घर के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। जी, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए अगर कोई भी बंदा पकड़ाया, ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ या बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, डील्स इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, UPSI, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तब
उसके ऊपर पेनल्टी होगा 10 लाख रुपीज टू 25 crores या फिर 3 times ऑफ द प्रॉफिट मेड। जो मिनिमम था 1 लाख वो हो जाएगा 10 लाख, जो मैक्सिमम था 1 करोड़ वो हो जाएगा 25 crores और 3 times ऑफ द प्रॉफिट मेड। क्या गलती करने से? इनसाइडर ट्रेडिंग करने से, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग खुद किया, या फिर वो कम्युनिकेट किया, ये जो भी इंफॉर्मेशन है किसी और को उससे करवाया, या फिर किसी और को बोला कि ऐसे ऐसे तुम करो, काउंसिल्स और प्रोक्योर्स फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटीज या बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कुछ भी प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके कुछ भी पंगा किया इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड, तो उस पर पेनल्टी लगेगा 10 लाख से 25 करोड़ मैक्सिमम, या फिर 3 times ऑफ द अनड्यू गेन मेड। ये था 15G, घर का आदमी जो इनसाइड ट्रेडिंग किया। फिर 15H, 15H होगा कोई भी ऐसा पर्सन who fails to disclose the aggregate of his shareholding in a body corporate where he acquires any shares, या फिर fails to make a public announcement to acquire shares at a minimum price, या fails to make a public offer by sending letters of offer to the shareholders of the concerned company, या फिर to fails to make payment of consideration to the shareholders who sold their shares। कोई भी ऐसा बंदा जिसको कुछ खरीदना वरीदना था, वो कुछ भी लेके ऐसा गलती वलती किया, इससे रिलेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया, या पब्लिक ऑफर नहीं दिया, या पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, तो इससे भी सेम पेनल्टी ऊपर वाले लगेगा, 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक, और 3 times या फिर मैक्सिमम जो अनड्यू है वो। इसके बाद है 15HA, हाँ हाँ मैंने फ्रॉड किया। इफ एनी पर्सन इंडल्जेस इज एनी फ्रॉडलेंट एंड अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस, ऊपर वाला था इनसाइडर ट्रेडिंग वाले, कौन सा G, फिर H था ऐसा कोई शेयर खरीदा एक्वायर किया, मतलब वेदांता का अनिल अग्रवाल सोच लो गलती वलती करते हैं, उससे रिलेटेड था H। और फिर 15HA ये है फ्रॉड के लिए, हाँ मैंने फ्रॉड किया, इसका पेनल्टी भी सेम है, बस इसका जो मिनिमम है वो 10 लाख के बदले 5 लाख हो जाएगा। कि इनसाइडर ट्रेडिंग बड़ा गुना है, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से छोटा गुना है, इसलिए उसमें 10 लाख चार्ज करेंगे, उसमें 5 लाख चार्ज करेंगे, 5 से लेके 25 करोड़, और या फिर 3 times ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट मेड। मतलब 15A से लेके 15E तक बेस पेनल्टी, E A में थोड़ा सा चेंज करके 3 times कर दिया था, 15F में ब्रोकरेज वाला पॉइंट में 5 times कर दिया था, बाकी सब सेम है। फिर 15G, 15H, 15HA इन सब में 10 से 25, 10 से 25, 5 से 25। फिर सेकंड लास्ट है 15HAA, हाँ ज़्यादा वाला, हाँ इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है इसलिए ज़्यादा वाला है। क्या क्या पॉइंट्स है? कोई भी डैम एफएस कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जो उसको बोला गया था रिकॉर्ड करने, या फिर सो एज टू इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, इन्फ्लुएंस द ऑडिट या प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मैटर से रिलेटेड, या फिर कोई भी पर्सन एक्सेस या ट्राइज टू एक्सेस या मॉडिफाइज या एक्सेस पैरामीटर्स या रेगुलेटरी डेटा का डेटाबेस रिलेटेड, या कोई भी पर्सन जिसकी अथॉरिटी नहीं है डाउनलोड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, कॉपी करता है रेगुलेटरी डेटा को, या फिर कोई कंप्यूटर वायरस घुसा देता है और जिससे ट्रेडिंग को चेंज करे या ट्रेडिंग को रोक दिया जाए, या कोई भी ऐसा ऑथराइजेशन के बिना कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कोई भी सिस्टम का डेटाबेस का कोई भी फंक्शन डिसरप्ट हो जाए, या कोई भी डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है, ऑल्टर करता है, डिमिनिश करता है कोई भी ऐसे रेगुलेटरी डेटा से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, या किसी को असिस्टेंस या प्रोवाइड या हेल्प प्रोवाइड करता है, ये सब कोई भी काम करने के लिए, तो फिर उस पर पेनल्टी होगा 1 लाख रुपीज़ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़। यहाँ पे 1 लाख टू 1 करोड़ के बदले 1 लाख टू 10 करोड़ कर दिया, या फिर हायर, या फिर 3 times विच एवर इज हायर। मतलब हर जगह जो भी 3 times है यहाँ पर भी 3 times ही है, बस यहाँ पे 10 करोड़ और 3 times विच एवर इज हायर हो गया। लास्ट पॉइंट HB, पर्सन फेल टू कंप्लाई विथ एनी, कोई भी और प्रोविजन है बाकी 15HB है बाकी, कोई भी बाकी है प्रोविजन, उसका कोई भी तोड़ दिया, कोई पेनल्टी नहीं है उससे कुछ भी है, तो फिर 1 लाख रुपीज़ टू 1 करोड़ बेस पेनल्टी जो था ये वही हो गया, ये हो गया 15HB, सारा पेनल्टीज खत्म। नेक्स्ट सेक्शन 15I, फॉर एट जजिंग अ पर्सन अंडर सेक्शन 15A से लेकर 15HB तक, अगर एक्सक्लूडिंग एच डबल ए को छोड़ के H15A से लेके 15HB तक किसी पर्सन को एडजस्ट करना है, तो एक पर्सन अपॉइंट करेगा, वो पर्सन का
लेवल रहेगा डिवीजन चीफ या उससे ऊपर, मोर देन इक्वल टू डिवीजन चीफ फॉर इंक्वायरी। और उसके वजह से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ये जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोलेंगे इसको, जो भी रहेगा, वो तो अटेंडेंस समन कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने बोल सकता है, या अगर और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है अबाउट नॉन कंप्लायंस, तब वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ये उसके पास पावर है 15I में, डिवीजन चीफ बंदा पावर के पास। और उसके बाद बोर्ड को अगर लगता है कि उसको पेनल्टी इन्हांस करना है, बढ़ाना है, तब बोर्ड ऑर्डर पास करके इसको बढ़ा सकता है। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो भी वो पास किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है, तब वो आफ्टर इंक्वायरी पास एन ऑर्डर एनहांसिंग द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन। फर्दर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा आफ्टर 3 मंथ, expiry of 3 months from the date of order at disposal of appeal under section 15T। ये जो 15I वाला जो पावर है, जो भी पेनल्टी किया है उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं 15T में। तो वो डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील या फिर डेट ऑफ ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी है, तो उसके 3 मंथ के बाद तक नहीं, 3 मंथ तक ही कर सकते हैं, उसके बाद 3 मंथ के बाद नहीं कर सकते हैं इनहेंस। कोर्ट सॉरी बोर्ड इनहेंस नहीं कर सकते 3 महीना के बाद। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। क्वांटम ऑफ पेनल्टी डिसाइड करने के लिए क्या देखा जाएगा? अमाउंट ऑफ डिसअपोर्शनेट गेन या फिर अनफेयर एडवांटेज जिस आदमी को हुआ, या फिर अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सच डिफॉल्ट, और रिपीटेटिव नेचर। इन तीनों को देखते हुए क्वांटम ऑफ पेनल्टी डिसाइड किया जाएगा। ये था 15J। इसके बाद है 15JA। जो भी सारा पेनल्टीज रहेगा वो कहा जाएगा, कलेक्ट करने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। अब ये तीसरा फंड आ गया यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले डिस्गॉर्ज फंड था, वो जाता था IPEF में। फिर उसके बाद जो भी जनरल ग्रांट्स है, जनरल क्या बोलते हैं उसको, फीस या चार्जेस है, वो जाता था ये भी जनरल फंड में। और ये पेनल्टी जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। 15JB, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया है 11, मतलब 11(11)B, 11D, 12(3) या 15I में। 11 हो गया आपका क्या बोलते हैं, पावर्स ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला है, तो 11 में वो सब हो गया। 11B हो गया था कोई भी पेनल्टी या अलग डायरेक्शन इशू किया गया। 11D हो गया सीज डिजिस्ट वाला। 12(3) हो गया कोई भी ऐसा जो वेंचर कैपिटल CIS AIF बिजनेस ट्रस्ट वो लोग था, वो लोग के अगेंस्ट कुछ किया गया था वो। और 15I फिर से वही पावर एडजुकेट। इन सब में से अगर किसी अगेंस्ट भी कुछ भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया है तो वो बोर्ड को सेटलमेंट के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है। बोर्ड मे अग्री फॉर सेटलमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द नेचर, ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट, और फिर अग्री कर सकता है सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम एज पर द रेगुलेशन के लिए। अच्छा, इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं किया जा सकता 15T वाला, अपील नहीं हो सकता है इसके अगेंस्ट में। अच्छा, इसका जो भी सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये पेनल्टी का सेटलमेंट है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर कोई डिसगॉर्ज अमाउंट आया तो वो जाएगा आपका AIPF में। और कोई भी लीगल कॉस्ट आया जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंस हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं, तो वो चल जाएगा जनरल फंड में। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एपलेट ट्राइब्यूनल SAT, सेक्शन 15K, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एपलेट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करेगा। इसका कंपोजिशन रहेगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर, एटलीस्ट एक टेक्नीशियन मेंबर। इस पर चेयरपर्सन ही होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। ये मुंबई में बैठेगा और जो ऐसे ऐसे जो अलग प्लेसेस जो नोटिफाइड रहेगा वो बोलेगा। एक बेंच से दूसरा बेंच में जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का? सुप्रीम कोर्ट का जज, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर हाई कोर्ट का जज जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट।
जुडिशियल मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 साल के लिए। और टेक्नीशियल मेंबर कौन रहेगा? इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग वाला कोई भी पर्सन जिसके पास नॉलेज या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो 15 साल से ज़्यादा फिनेंशियल सेक्टर या फिनेंशियल मार्केट्स का। और इसका पोजीशन रहेगा सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उसका कोई इक्वल पोजीशन, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी मिनिस्ट्री और एनी इक्वल पोजीशन, एंड पर्सन ऑफ प्रूवन integrity, ability, standing, having knowledge or professional experience more than 15 years in financial sectors। ये टेक्निशियल मेंबर रहेगा। ये जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर रहेगा, जज हुआ, ये लोग सभी, जुडिशियल मेंबर जो रहेगा वो भी जज ही रह सकते हैं। ये जिसके जो भी रहेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो टेक्नीशियन मेंबर रहेगा वो सर्च या सिलेक्शन कमिटी इन सबको अपॉइंट करेगा। अच्छा, ये जो सर्च सिलेक्शन कमिटी होगा इस पे इसका चेयरपर्सन रहेगा कौन? वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा जो ट्राइब्यूनल का है। और 3 मेंबर रहेगा इसमें, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिनेंशियल सर्विसेज या लीगल अफेयर्स, इन सबका सेक्रेटरी मिलके और चेयरपर्सन मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिलके डिसाइड करेगा कि कौन टेक्नीशियल मेंबर बनेगा। टेन्योर क्या रहेगा? 5 साल सेम। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम 5 years। इसका मैक्सिमम एज फॉर ऑफिस रहेगा 70 ईयर्स। इससे पहले था 65। 65 किसके लिए था? सीबी का बोर्ड का के लिए, और सिक्योरिटीज अपील ट्राइब्यूनल के लिए 5 साल ज़्यादा 70 ईयर्स के लिए। इसका वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, नो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द अपील ट्राइब्यूनल विल बी इनवैलिड ड्यू टू वैकेंसी या डिफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा वैसा नॉर्मल जो बात जो हर बार लिखे रहते हैं। पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा या फिर रहेगा फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज इन एपलेट ट्राइब्यूनल। कौन? ऐसा मेंबर जो सीबी बोर्ड का आइडा या फिर एफडीआरए का पार्ट रहा है या फिर पार्ट टाइम मेंबर रहा है, या फिर पर्सन ऑफ एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। मतलब वो बोर्ड का मेंबर नहीं रहा था लेकिन एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में था जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बोर्ड जैसा पावर उसके पास था, इक्विवेलेंट लेवल का था। वो अपना सर्विस के दौरान और सर्विस खत्म होने के 2 साल बाद तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। 2 साल बाद के बाद ही वो अपील वाला एपलेट ट्राइब्यूनल ज्वाइन कर सकता है। इसका सैलरी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। वैकेंसी अगर कोई रहा अदर देन टेम्प्रेरी एब्सेंस तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगा। प्रोसीडिंग मे बी कंटिन्यूड फ्रॉम द स्टेज वे वैकेंसी फिल्ड। वापस प्रोसीडिंग नए तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, बीच के दौरान कंटिन्यू हो जाएगा। कोई भी ऐसा वैकेंसी रहा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डेथ या फिर रेजिग्नेशन की वजह से, तो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर विल एक्ट एज एन एक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंटिल न्यू प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड। इसका रेजिग्नेशन में थोड़ा सा टेढ़ा है कि नोटिस ऑफ राइटिंग दे देगा, रिज़ाइन कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अनलेस परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश सूनर, उसको ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 3 महीना का नोटिस तक, या फिर कोई नया बंदा ऑफिस में आ गया है तो, या उससे पहले उसका एक्सपायरी हो गया 5 साल वाला टर्म, तो इन सब में से कुछ भी जल्दी हो जाए तो फिर उसका तब तक रेजिग्नेशन मान जाएगा। इसके बाद रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज का ऑर्डर के बाद वो एक मेंबर को रिमूव कर सकता है अगर वो इंसॉल्वेंट है, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है, या कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस है, या अब्यूज्ड है। आईएमएफ हो गया और अब्यूज सेम हो गया जो उसका था। और उसके अलावा एक और है, एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज अ मेंबर। नेक्स्ट सेक्शन है 15T, अपील्स टू एसएटी। अपील कैसे किया जाएगा? कोई भी ऑर्डर सेबी का या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, कौन सा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर? 15I वाला जो पेनल्टी ठोकता है, या आइडा का या पीएफआरडीए का ऑर्डर के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील होगा। इसका डे रहेगा 45 डेज प्लस कंडेनेशन ऑफ 45 डेज। इसके अगेंस्ट पे एसओटी में ऑर्डर रहेगा, अपील होगा।
अच्छा, एसएटी का अपील के अगेंस्ट हम लोग को अगर कोई हायर अथॉरिटी में अपील करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधा जाएगा। इस पे सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगा। इसका पीरियड रहेगा 60 डेज प्लस 60 डेज। इसका सेक्शन रहेगा 15Z, सुप्रीम कोर्ट वाला चीज़ के लिए उसका रहेगा 15Z। इसका प्रोसेस में थोड़ा सा बोल देता हूँ कि अगर एसएटी के पास कोई भी एप्लीकेशन आया तो वो रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद वो कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो भी कॉपी का ऑर्डर का कॉपी रहेगा वो सारा पार्टीज को भेजेगा। इसको एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल डील करना है और 6 महीना के अंदर एपलेट ट्राइब्यूनल को अपना 6 महीना के अंदर डिस्पोज कर देना है मैक्सिमम। ऐसे एसएटी के बाद अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका 60 + 60 दिन वाला बात बोलिए दिया, और 60 + 60 डेज वाला उसका पीरियड रहेगा टाइम का 15Z। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 16, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन। बोर्ड के पास, बोर्ड शैल बी बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी क्या होगा इसका मतलब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा और वो फाइनल रहेगा। और बोर्ड शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज बिफोर एनी डायरेक्शन। बोर्ड को डायरेक्शन देने का, डायरेक्शन से पहले हक रहेगा कि वो लोग डिस्कस कर लें। इसके बाद सेक्शन 17, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड बोर्ड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेव इमरजेंसी बोर्ड इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, तो वो पूरा बोर्ड को सुपरसीड कर देगा। बोर्ड हैज persistently made default in complying with directions issued by the central government or discharge of its duties or functions. As a result of such default, financial position of the board has been deteriorated. The circumstances exists which render it in public interest to do so. Central government तब एक नोटिफिकेशन के तहत सुपरसीड कर देगा पूरा बोर्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। ऐसा नोटिफिकेशन का क्या नतीजा होगा? ऐसा नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद सारा मेंबर अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। सारा पावर फंक्शन ड्यूटी बोर्ड का हो जाएगा उन लोगों के पास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा और मे डायरेक्ट टिल द बोर्ड रिकंस्ट्रक्ट्स। सारा जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा कंट्रोल हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, ये जो एक्सपायरी का सेपरेशन का एक्सपायरी का पीरियड हो जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिकंस्टिट्यूट करेगा बोर्ड बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट, और कोई भी पर्सन जो पहले जिसको ऑफिस वेकेट हो गया था और वो डीम्ड डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। अच्छा, ये कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन इशू करने के बाद shall cause a copy of notification issued, full report of action under this section and circumstances leading to such action shall be laid before each house of parliament. इसके बाद सेक्शन 18, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिटर्न और स्टेटमेंट देना पड़ेगा 90 डेज के बाद, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 90 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा शोइंग ट्रू एंड फुल एक्टिविटीज ऑफ द बोर्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर उसके बाद हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लीक करेगा। उसके बाद सेक्शन 23, प्रोटेक्शन फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ। कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल लायबिलिटीज नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या उसका ऑफिसर या बोर्ड या उसका ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज के बेंच अगर कोई भी वो काम किया है, एनीथिंग डन इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। अच्छा, ऑफेंसेस विदाउट प्रेसिडेंस टू एनी अवार्ड और पेनल्टी बाय द बोर्ड। कोई भी पेनल्टी ठोका है बोर्ड या एडजुडिंग ऑफिसर या कुछ भी, उसके प्रेजुडिस के बिना, विदाउट, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है या अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी एक्ट या रूल्स या रेगुलेशंस, तब उसको 10 साल तक का जेल एंड या और 25 करोड़ तक का फाइन। या कोई भी पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी इम्पोज, जो पहले पेनल्टी ठोके है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको 1 महीना से लेकर 10 साल तक का जेल, मिनिमम 1 महीने का, या 10 साल तक का जेल, या फिर 25 करोड़ तक का फाइन एंड और 25 करोड़ तक का फाइन। जो ऊपर था वो अप टू 10 ईयर्स का वर्डिंग है, यहाँ पे 1 मंथ टू 10 ईयर्स है, मिनिमम 1 मंथ होगा इसका मतलब। और दोनों में केस में एंड स्लैश और 25
क्रोज का पेनल्टी है ये, ओवर एंड अबव कोई भी पुराना पेनल्टी है तो उसके लिए है। अच्छा, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, अगर सेबी चाहे तो वो रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड एंड एलिज पर्सन हैज मेड ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर दे दिया है, तो वो किसी पर्सन को इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस या फिर फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी। कोई भी बंदा अगर आके ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है सारा प्रोसीडिंग में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, और सेबी को पहले लगना चाहिए बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगना चाहिए, तब उसको इम्यूनिटी ग्रांट कर दिया जाएगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस या इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी। अच्छा, ये जो भी वो इम्यूनिटी मांगने आएगा ना, वो प्रोसीडिंग्स का प्रोसिक्यूशन जो भी है वो इनिशिएट होने से पहले आना चाहिए, उसके बाद आएगा तो फिर नहीं चलेगा, पहले आके बोलेगा कि हम हेल्प करेंगे सपोर्ट करेंगे तो फिर उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इम्यूनिटी मांगा है वो फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस इम्यूनिटी का, तब सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो कोई फॉल्स एविडेंस दिया है तो भी विड्रॉ कर सकता है इम्यूनिटी। सेक्शन 24A कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कर सकता है। 26 cognizance of offense, no court shall take cognizance of any offense punishable under this act, rules regulations made thereunder save on complaint made by the board, बोर्ड के मिलने के बाद ही कोई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 26A इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो हम लोग पढ़े थे कि वो 90 डेज वाला जो भी किसी को अटैच किया तो स्पेशल कोर्ट से परमिट, वही स्पेशल कोर्ट का बात हो रहा है। स्पेशल कोर्ट कोर्ट को कंस्टिट्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत फॉर स्पीडी ट्रायल। Special court shall consist of single judge appointed by the central government plus the chief justice of high court से पूछ पाछ के, उसका क्वालिफिकेशन रहेगा एटलीस्ट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। कौन कौन सा ऑफेंस ट्रायल करेगा वो? ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट shall be taken cognizance of and tried by the special court established for the area in which the offense is committed. If there are more than one special court, then for such area by one of them as may be specified by the high court. अच्छा, कोई भी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना है 26C में, तो अपील होगा हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। हाई कोर्ट में एक्सरसाइज पावर्स एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1973 एज एफ सिविल स्पेशल कोर्ट वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशंस अंडर हिज जुरिसडिक्शन, एज एफ द स्पेशल कोर्ट वेयर द कोर्ट ऑफ सेशंस अंडर हिज जुरिसडिक्शन। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ CCP 1973 रहेगा, स्पेशल कोर्ट डीम्ड कोर्ट ऑफ सेशन होगा, पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन डीम्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। CCP 1973 एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्पेशल कोर्ट होगा, नॉर्मल सा सब है। अच्छा, कोई भी कंपनी अगर कॉन्ट्रवेंशन करे, सेम एज एवरी एक्ट, ऑल ऑफिसर्स लायबल अनलेस प्रूव्ड, ऑल ऑफिसर्स लायबल अनलेस प्रूव्ड नॉन गिल्टी अदरवाइज, ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया जो भी, ठीक है। सेक्शन 28 रिकवरी का है। कोई भी अगर पर्सन पेनल्टी नहीं दिया या कंप्लाई नहीं किया कोई डायरेक्शन का, या कोई डिसगॉर्ज फंड नहीं दिया, या फेल्स टू पे एनी ड्यूज टू द बोर्ड, तब उसके अगेंस्ट में रिकवरी हो सकता है। रिकवरी कौन करेगा? इनकम टैक्स ऑफिसर के, इनकम टैक्स एक्ट का कोई ऑफिसर जो रिकवरी करने लायक है उसको रिकवरी करेगा। वो आके अटैच करेगा, सेल करेगा प्रॉपर्टी, अटैच करेगा बैंक, अटैच करेगा पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी, अरेस्ट करेगा पर्सन को या उसको डिटेंशन करेगा प्रिजन में, या कोई पर्सन को अपॉइंट करेगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ उसका प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू सीक असिस्टेंस एंड लोकल असिस्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सच रिकवरी। अच्छा, ये सब इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सारा प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर वो किसी को ट्रांसफर कर दिया है तो वही माना जाएगा। किसको ट्रांसफर कर दिया? तो अपने स्पाउस को, अपना माइनर चाइल्ड को, या फिर सन्स वाइफ को, या फिर सन्स माइनर चाइल्ड को, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग चालू होने से पहले कर दिया है तो कोई बात नहीं, प्रोसीडिंग चालू होने के बाद में किया है तो ही, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना, इसमें सन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन
अपना स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ या उसका माइनर चाइल्ड को किया तो है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद अगर माइनर चाइल्ड मेजर बन गया है तो भी चलेगा, हम लोग कर सकते हैं, उससे भी हम लोग वापस रिकवर। अच्छा, अगर कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका लीगल हायर, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका एस्टेट जिसके पास जो भी मैनेज कर रहा है कोई ऐसा, वो चाहे तो इस केस को आगे बढ़ा सकता है। अगर इस एक बंदा के पास 1 करोड़ का पेनल्टी लगा है उसके ऊपर, और सामने वाला को ट्रांसफर ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपया, तो वो 90 लाख रुपए के लायबल है, पूरे 1 करोड़ के लायबल नहीं है। वो आगे केस लड़ सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ये हो गया सेबी एक्ट 1992 खत्म। इसके बाद पढ़ेंगे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2015। सेबी एलओडीआर 2015, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट ऑल नॉर्म्स रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स। इसका एप्लीकेबिलिटी है टू लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग designated securities on a recognized stock exchange। क्या क्या सिक्योरिटीज लिस्ट कराया? तो सबसे पहले कोई भी इक्विटी शेयर्स कहाँ पे, या तो मेन बोर्ड में, या तो एसएमई एक्सचेंज में, या तो एक नया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, उसमें, या फिर कोई डेट या प्रेफरेंस शेयर्स, या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी डेट या प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स, या फिर कोई सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटी रिसीट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटी रिसीट्स, या कोई म्यूचुअल फंड या एनी अदर सिक्योरिटीज, इसे लिस्ट कराया है। कोई भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उस पर एप्लीकेबल होगा। Provisions of these regulations which become applicable to listed entities on the basis of मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में एप्लीकेबल अगर होगा, तो उसके बाद अगर कभी फ्यूचर में होता मार्केट कैपिटलाइजेशन का थ्रेशोल्ड से नीचे भी आ गया तो भी उसके बाद वो कंटिन्यूड रहेगा। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रेगुलेशन 17। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कॉम्पोजिशन रहेगा? ऑप्टिमम कंपोजिशन रहेगा बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? जो नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा वो एटलीस्ट 50% रहेगा, टू बी नॉट लेस देन 50%, ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम तो मैक्सिमम 50 हो सकता है। एक विमेन डायरेक्टर होगी और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर सेबी का चेयरपर्सन जो है, सॉरी सॉरी, अगर बोर्ड का चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3, या अगर चेयरपर्सन रेगुलर डायरेक्टर है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर है, तब एटलीस्ट हाफ। जो कंपनी लॉ का था एटलीस्ट 2, या फिर लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 यहाँ पे है। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव रहा तो 1/3, और अगर एग्जीक्यूटिव रहा या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव रहते हुए भी रिलेटेड रहा तो फिर हाफ। प्रमोटर, रिलेटेड टू प्रमोटर का मतलब क्या होता है? अगर वो कोई भी प्रमोटर का डायरेक्टर, नॉमिनी, एम्प्लॉय कुछ भी रहा तो। लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो इस कंपनी में चेयरपर्सन बना हुआ है, तो फिर उसको रिलेटेड नहीं मानेंगे इस सेक्शन के लिए। अच्छा, टॉप 2000 कंपनीज में कम से कम 6 डायरेक्टर होना चाहिए, और टॉप 1000 कंपनी में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। एक वुमेन डायरेक्टर तो सबके लिए होना चाहिए जो भी जिसके ऊपर भी सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल है, लेकिन टॉप 1000 के पास एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। और जो टॉप कंपनीज है, जो टॉप 1000, टॉप 2000, this will be identified on the basis of market capitalization as at the end of the financial year, previous financial year.
डायरेक्टर्स का मैक्सिमम एज 75, मिनिमम एज 21, जो मैक्सिमम 25 है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, वो स्पेशल रेजोल्यूशन और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से बढ़ाया भी जा सकता है, जो कंपनीज एक्ट का सेम प्रोविजन। इसके बाद बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में, मिनिमम मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स 120 डेज, ये भी कंपनीज एक्ट से सेम है। कोरम, ये कोरम जो है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टॉप 2000 कंपनीज। इसके लिए है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट में भी 1/3 था, लेकिन उसमें 2 लिखा हुआ था। यहाँ पे 1/3 और 3 लिखा है, जो एक बढ़ाया 2 का 3 किया, उसको इंडिपेंडेंट बढ़ा दिया। लोग इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट नहीं था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कोरम में। अच्छा, इसमें वही पार्टिसिपेशन बाई ऑडियो विजुअल मीन्स इंक्लूडेड रहेगा कोरम के लिए, नॉर्मल सा बात है। अच्छा, इसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट, बोर्ड शैल पीरियडिकली रिव्यू द कंप्लायंस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू ऑल लॉज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी prepared by the company and steps taken to rectify instances of non-compliance। ठीक है, इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन होगा, विल बी डन बाय द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जो बंदा का इवैल्यूएशन हो रहा है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें। अच्छा, कैसे इवैल्यूएट करेगा? परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर देखेगा या फिर फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया देखेगा। ये दोनों के होने को मद्देनजर रखते हुए इवैल्यूएट किया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 17A, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप applicable only to the directorship of listed companies। डायरेक्टरशिप जो रहेगा इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप गिना जाएगा, और कोई भी पॉइंट में एक डायरेक्टर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर रह सकता है, या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7 कंपनीज में इंडिपेंडेंट रह सकता है। अच्छा, अगर कोई डायरेक्टर कोई कंपनी में एमडी या डब्ल्यूटीडी है, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर है, तब फिर वो मैक्सिमम 3 कंपनी और में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है। अगर तुम यहाँ पे सोच लो डायरेक्टर हो, कहीं और भी डायरेक्टर हो, कहीं और भी डायरेक्टर हो, लेकिन किसी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तब वो इंडिपेंडेंट किसी और में बनने के लिए मैक्सिमम 3 में हो सकता है, मैक्सिमम 3। अच्छा, इसमें लिस्टेड का मतलब will only means those entity whose equity is listed on the stock exchange। ये सेक्शन रेगुलेशन 17A के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड का मतलब सिर्फ इक्विटी लिस्टेड है, किसी का डेट या म्यूचुअल फंड या कुछ और ऐसा कुछ भी और लिस्टेड है तो उसको नहीं मानेंगे, सिर्फ इक्विटी वाला के लिए मानेंगे। नेक्स्ट, रेगुलेशन 24, कॉर्पोरेट गवर्नेंस विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये जो भी रेगुलेशन है ये किस पे एप्लीकेबल है? कोई लिस्टेड कंपनी है, उसका कोई सब्सिडरी है, अनलिस्टेड सब्सिडरी, तो ही उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कोई लिस्टेड कंपनी का अनलिस्टेड सब्सिडरी के ऊपर। अच्छा, ये भी दो तरह का हो सकते हैं, या तो मटेरियल सब्सिडरी या फिर अदर अनलिस्टेड सब्सिडरी। मटेरियल सब्सिडरी मतलब ऐसा कोई भी सब्सिडरी जिसका टोटल इनकम या टोटल नेटवर्थ इज मोर देन 20%, इक्वल टू 20% होने से भी वो मटेरियल नहीं रहेगा, मोर देन 20% होना पड़ेगा। मोर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड जो भी रहेगा कंपनी का, उससे ज़्यादा रहे तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में इनकम या नेटवर्थ, तो फिर वो मटेरियल सब्सिडरी बन जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे याद रखना, मोर देन 20% है। इससे पहले कंपनीज एक्ट में कोई भी ऐसा मटेरियल का तो यहाँ पे मोर देन इक्वल टू रहता है, यहाँ पे सिर्फ मोर देन है। ठीक है, तो मटेरियल सब्सिडी रहेगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट में क्या प्रोविजंस है? अगर कोई भी मटेरियल सब्सिडरी है तो उसका कंपनी का मतलब जो लिस्टेड एंटिटी है उसका कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर बनाना होगा, मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर बनाना होगा। अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी डिस्पोज कर रहा है अपना शेयर्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी में, और उससे वो उसका शेयर होल्डिंग 50% से कम हो जा रहा है पहले जितना था, या फिर उसका कंट्रोल हट जा रहा है उसके ऊपर से, तब उसको एसआर पास करना होगा। अच्छा, वो इन केसेस में एसआर नहीं पास करेगा अगर वो
कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का या फिर कोई किसी रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत हो रहा है और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को 1 महीने के अंदर बता दिया है, तब एसआर नहीं लगेगा। या फिर वो 20% या उससे ज़्यादा, नहीं सिर्फ मोर देन 20% है, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20% से ज़्यादा का एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर रहा है मटेरियल सब्सिडरी का, तब भी उसको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। लेकिन वही अगर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है या फिर कोई रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 31 का आईबीसी का ऑर्डर है और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को 1 महीना के अंदर बता दिया है, ऐसा कोई भी अप्रूव होने के रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद, तब उसको नहीं एसआर पास कराना पड़ेगा, वो कर सकता है। ये सब कुछ भी हो तब उसको मटेरियल सब्सिडरी के तहत ये सब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद कोई और भी कंपनी रहा, अनलिस्टेड सब्सिडरी रहा, मतलब मटेरियल सब्सिडरी तो रहा ही, उसके बाद अगर कोई अनलिस्टेड नॉर्मल सब्सिडी रहा या फिर मटेरियल जो भी, और बाकी सबके लिए बताओ, इन जनरल इन सबके लिए रूल्स एप्लीकेबल है क्या, कि ऑडिट कमेटी जो रहेगा लिस्टेड कंपनी का, वो इन छोटा छोटा सब्सिडरीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा। जो इन सब का बोर्ड मीटिंग का मिनट्स होगा वो लिस्टेड कंपनी का बोर्ड के आगे रखा जाएगा टू बी रिव्यूड। और जो छोटा छोटा सब्सिडरी का मैनेजमेंट रहेगा वो बड़ा कंपनी का बोर्ड के आगे विल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट transactions and arrangement entered by these छोटा छोटा unlisted subsidiary company। अब significant transaction and arrangement क्या होता है? significant transaction and arrangement वही होता है जो individual transactions more than 10% of total इनकम या फिर एसेट्स या लाइबिलिटीज या कुछ भी ऐसा, कुछ भी इक्विटी कुछ भी ऐसा हो रहा है ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, ये सब भी होगा तो उसको लाना पड़ेगा। फिर से पूरा एक रेगुलेशन 24 रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। मटेरियल सब्सिडी मतलब मोर देन 20% वाला इनकम नेटवर्थ। इसके अगेंस्ट में क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहले बड़ा कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोटा कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। इसका हम लोग बड़ा कंपनी अपना शेयर बेच रहा है जिससे 50% से घट जा 50% कम हो जा रहा है या फिर कंट्रोल लूज कर जा रहा है तो एसआर लगेगा, या फिर एसेट्स बेच रहा है 20% से ज़्यादा तो एसआर लगेगा। इन दोनों केस में एसआर नहीं लगेगा अगर कोई ट्राइब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर है या कोई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट का रेजोल्यूशन प्लान है प्लस आरएसई को रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बारे में बता दिया है तो। अच्छा, सारा कंपनी मटेरियल सब्सिडी प्लस अनलिस्टेड छोटे छोटे कंपनी के ऊपर कुछ रूल एप्लीकेबल है क्या? ऑडिट कमिटी जो रहेगा बड़ा कंपनी का वो छोटे छोटे कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करेगा। छोटे छोटे कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स रहेगा वो बड़ा कंपनी का बोर्ड के आगे रखा जाएगा देखने के लिए। और जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होगा छोटे कंपनी का वो बड़ा कंपनी का बोर्ड के नोटिस में ला दिया जाएगा। छोटा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मतलब 10% से ज़्यादा वही इनकम इक्विटी एसेट लाइबिलिटी का खरीद बिक्री होगा तो। सेक्शन सॉरी रेगुलेशन 26 रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबरशिप्स ऑफ वेरियस कमिटीज़। कोई भी पब्लिक कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड को गिनेंगे, कोई भी प्राइवेट को या फॉरेन को या सेक्शन 8 को नहीं गिनेंगे। अच्छा, ऐसा कोई भी अगर आदमी है जो 10 से ज़्यादा कमेटी का मेंबर है या फिर 5 से ज़्यादा कमेटी का चेयरपर्सन है, इन सारा कंपनीज में, वही सारा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, किसमें ऑडिट कमेटी या एसआरसी, सिर्फ इन दो ही कमेटी को देखेंगे तो फिर वो मैक्सिमम 10 में रह सकता है या मैक्सिमम 5 का चेयरपर्सन हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। क्या? ऑडिट कमेटी और एसआरसी, एनआरसी का है या फिर आरएमसी का है तो नहीं देखेंगे, मतलब एनआरसी और आरएमसी को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ऑडिट कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मेंबर मैक्सिमम 10 हो सकता है और मैक्सिमम 5 हो सकता है चेयरपर्सन। जो डायरेक्टर रहेगा उसको इन्फॉर्म करना है लिस्टेड बड़ा एंटिटी को अबाउट द कमिटी पोजीशंस ही और शी हैज ऑक्यूपाइड इन द लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है। इसके बाद कुछ वेरियस डिस्क्लोजर्स है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर कोई फॉलो लोग चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया जो एप्लीकेबल है तो उसको डिस्क्लोज करना है। कोई भी अगर आईपीओ का पैसा आया तो ऑडिट कमिटी को डिस्क्लोज करना है द यूज़ ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ मनी, कैसे मेजर कैटेगरी वाइज और क्वार्टरली डिक्लेरेशन कैसे यूज़ करेंगे,
एनुअल बेसिस में क्या क्या डेविएशन हुआ सर्टिफाई कराएंगे ऑडिटर से भी, और जो भी है मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट टू दी ऑडिट कमिटी। इसके बाद डिस्क्लोजर है फॉर रेम्यूनरेशन ऑल पेक्यूनरी रिलेशनशिप्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विज विज कंपनी टू बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये टॉपिक ऑडिट पे भी है कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट का क्या डिस्क्लोजर्स रहेगा। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो में रहेगा इंडस्ट्री में क्या चेंज हुआ, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या रिस्क है, क्या कंसर्न है, क्या आउटलुक है। माइक्रो में कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एडिक्वेसी, और मटेरियल डेवलपमेंट्स इन दी एचआर या फिर इंडस्ट्री रिलेशन। ये सब कुछ भी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स रहेगा, तो एनुअल रिपोर्ट में भी जमा किया जाएगा विद इन कंपेरेटिव लिमिट, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन। ठीक है, इसके बाद बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एक बनाया जाएगा जो कि एनुअल रिपोर्ट में जमा किया जाएगा, जिसमें क्या क्या स्टेप्स दिखाया जाएगा ईएसजी पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्या है वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट में दिखाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी अगर किसी भी बंदा को अपॉइंट कर रहे हैं डायरेक्टर, तो उसका ब्रीफ रिज्यूमे, उसका नेचर ऑफ एक्सपर्टीज़, कौन कौन सा कंपनी में वो डायरेक्टर या मेंबर है, और शेयर होल्डिंग क्या है उसका मेरी कंपनी में अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो, ये सब डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, जो कंपनी का सीईओ रहेगा या फिर सीएफओ रहेगा, वो दोनों सर्टिफाई करेगा बोर्ड को, कंपनी का बोर्ड को, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, सेबी का बोर्ड को कि ट्रू है कि नहीं है, ये भी डिस्क्लोजर किया जाएगा। इसके बाद चारों कमेटी के बारे में है। सबसे पहले ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का मिनिमम 3 मेंबर रहेगा, मिनिमम 3 मेंबर्स, ये कंपनी लॉ में भी है। एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट रहेगा। कंपनी लॉ में है कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब एटलीस्ट 50%, लेकिन यहाँ पर है कि एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद है फिनेंशियल लिटरेसी, सारे फिनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। कंपनी लॉ में है कि मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन फिनेंशियली लिटरेट रहेगा। अच्छा, और चेयरपर्सन कंपनी लॉ में लिखा है कि फिनेंशियल लिटरेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन को इंडिपेंडेंट होना लिख दिया है, और वो ईजीएम में तो रह गए हमेशा प्रेजेंट, ये भी अलग से लिखा हुआ है। चेयरपर्सन यहाँ पे स्पेशली चेयरपर्सन जो है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अच्छा, जो कंपनी का सेक्रेटरी है वही ये ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी रहेगा। ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल सा बात है। इसके बाद मीटिंग, ये जो सेम बोर्ड मीटिंग वाला जो मीटिंग है, इसका भी उतने मीटिंग होगा कि एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर, और मैक्सिमम गैप 120 days। कंपनी लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। कोरम, कोरम के बारे में कुछ नहीं लिखा है कंपनी लॉ में, लेकिन CBLODR में लिखा है कि कोरम रहेगा मिनिमम 2 या 1/3 whichever is higher with minimum 2 independent directors to be present। ये डाल दिया है लोग, अलग सा बात, 2 या फिर 1/3 और मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहना चाहिए कोरम में। इसमें टोटल और एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि कमिटी में इनवाइट फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स टू बी द मीटिंग, लेकिन वो लोग को मतलब सिर्फ मीटिंग में इनवाइट करेंगे, वोट करने का पावर नहीं देंगे। पावर क्या क्या था ऑडिट कमेटी का? टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, या ऑब्टेन आउटसाइड लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस, या सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रिलेवेंट एक्सपर्टीज। फिर से एक बार, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, कंपनी लॉ में भी 3। अच्छा, एप्लीकेबल किसको है? कंपनी लॉ में था ऑल लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड में 10/50, लेकिन LODR में ऑल लिस्टेड कंपनीज लिखा है बस। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है जिसका 10/50 के ऊपर है तो आपको कंपनी लॉ वाला मानना है, ये वाला नहीं मानना है। लेकिन आप लिस्टेड है तो आपको कंपनी लॉ वाला मानना ही है। सेबी LODR में बहुत सारा प्रोविजंस हार्शर है और टफ है, तो यहाँ वाला मानना है। फिर से एक बार क्या क्या है, मिनिमम डायरेक्टर दोनों में 3, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पे मेजोरिटी लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2/3। फिनेंशियल लिटरेसी वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल। चेयरपर्सन वहाँ पे से फाइनेंशियल लिटरेट लिखा है, वहाँ पे मेजोरिटी लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑल। वहाँ पे मेजोरिटी फाइनेंशियल लिटरेट, यहाँ पे ऑल फाइनेंशियल लिटरेट। चेयरपर्सन इंक्लूडिंग, यहाँ पे चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरपर्सन सारा मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा, एटलीस्ट 4 बार मीटिंग होगा साल में, जिसका मैक्सिमम गैप 120 दिन रहेगा। कोरम रहेगा 2 या फिर 1/3।
विच एवर इज हायर, और मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होगा, 2 1/3 मिनिमम 2 डायरेक्टर प्रेजेंट होगा। ये हो गया ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट है एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इसका कंस्टिट्यूशन रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल, यहाँ पे भी मिनिमम, यहाँ पे भी ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे। यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव और बाकी एग्जीक्यूटिव रह सकता है। लेकिन एज पर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, एज पर सेबी एलओडीआर, सारे डायरेक्टर्स जो इस कमेटी के मेंबर रहेंगे सबको नॉन एग्जीक्यूटिव होना है, और मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होना ही है इसमें। उसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें अलग पॉइंट आ गया कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इसमें अमेंडमेंट है। इसमें ये अमेंडमेंट है कि एटलीस्ट 2/3, ऊपर में भी 2/3 था, इसमें भी 2/3 है कि एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, नॉट लेस देन हाफ। ऑडिट कमेटी का था मेजोरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 50% चलता कंपनीज एक्ट में, लेकिन एलओडीआर में ऑडिट कमेटी में हो गया है 2/3, यहाँ पर भी हो गया है 2/3। अच्छा, चेयरपर्सन से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, कोरम से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, मीटिंग से रिलेटेड कोरम कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन एलओडीआर में है। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट रहेगा, ऊपर भी ऑडिट कमेटी में भी, यहाँ पर भी। कोरम, वहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 1/3 था, यहाँ पर भी 1/3 है, वहाँ पर भी मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कोरम विल बी 2 और 1/3 और 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मीटिंग, वहां पे लिखा हुआ था साल में 4 बार, 120 दिन का मैक्सिमम गैप। यहाँ पे मीटिंग है ओनली 1 बार, साल में 1 बार भी मिलेंगे तो चलेगा। चेयरपर्सन को सारा एजीएम अटेंड करना है, और चेयरपर्सन इसका मेंबर हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन है। आप लिखा हुआ है ना कि सारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरपर्सन मेंबर हो सकता है, अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो भी, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो भी वो मेंबर हो सकता है, लेकिन वो चेयरपर्सन ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। ये एक अलग सा पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए कैसे भी। इसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऊपर दोनों में 2/3, इसमें है 1। अच्छा, इसका जो चेयरपर्सन होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ऊपर भी वही बात था। एजी में प्रेजेंट होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि और कौन कौन अदर मेंबर्स आ सकते हैं, ये लोग भी साल में 1 बार मिलेंगे तो चलेगा। ऊपर था साल में 4, उसके बाद था 1, इसमें भी है 1। इसके बाद एक नया कमेटी आता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये कंपनीज एक्ट में इसके बारे में बात नहीं किया है, ये एलओडीआर के रिलेटेड में ये बात किया गया है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये किसको बनाना है, एप्लीकेबल टू टॉप 1000 कंपनीज। 1000 कंपनीज को और क्या एप्लीकेबल था, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। और वो लोगों को क्या बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना है टॉप 1000 कंपनीज को। इसका कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा। इसमें मिनिमम 3 मेंबर्स रहेगा, 3 डायरेक्टर नहीं लिखा, 3 मेंबर लिखा है। इसका मतलब मेंबर के अलावा और छोटे छोटे लोग भी इसके मेंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ मेंबर ही हो। लेकिन ये लोग का मेजोरिटी जो मेंबर रहेंगे वो डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये पंगा हो गया। इसमें भी मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसका जो चेयरपर्सन है वो भी डायरेक्टर होना चाहिए। इसका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव नॉन डायरेक्टर है वो मेंबर बन सकते हैं। ये लोगों को साल में मिनिमम 2 बार मिलना होगा कम से कम, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग शैल बी 180 डेज। ये भी कंपनीज एक्ट से रिटन प्रोविजन है कि मैक्सिमम गैप 180 डेज 2 मीटिंग के बीच में, और हाँ 2 मीटिंग के बीच में। अच्छा, इसमें एक और स्पेशल पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी का किसी शेयर होल्डर के पास सुपीरियर राइट्स है, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स वाली कंपनी है, तब इसका मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएगा 2/3। इसका भी 1 के बदले 2 हो जाएगा, 2/3 2/3 1, और इसमें भी 1 था, लेकिन इसका भी हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब चारों कमिटी को एक बार आपस में कंपेयर कर लेते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ऑडिट कमेटी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 3, एनआरसी का भी 3 लेकिन सारा नॉन एग्जीक्यूटिव, एसआरसी का भी 3 डायरेक्टर, और आरएमसी का 3 मेंबर जिसका मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसका मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का 3, एनआरसी का 3 सारे नॉन एग्जीक्यूटिव,
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का 3 और आरएमसी का 3। अच्छा, सीक्वेंस थोड़ा सा इसका ऐसा है कि पहले मैं ऑडिट बोल रहा हूँ, फिर एनआरसी बोल रहा हूँ, फिर एसआरसी बोल रहा हूँ, फिर आरएमसी बोल रहा हूँ। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन था ना इससे पहले रेगुलेशन 26 में जो पड़े, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप्स इन वेरियस कमिटीज 10 और 5 चेयरपर्सन वाला, उसमें एसआरसी था, थर्ड वाला जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, मतलब ऑडिट कमेटी और एसआरसी। लेकिन हम लोग अभी जो टेबल रिवाइज कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, इसमें ऑडिट कमेटी के बाद एनआरसी आ रहा है, फिर एसआरसी आ रहा है, फिर आरएमसी आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी लास्ट में आ रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिर से एक बार 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, उसमें भी 3, चारों में 3। लेकिन एनआरसी में सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और आरएमसी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में 2/3, एनआरसी में भी 2/3, अमेंडमेंट था ये एनआरसी वाला। एसआरसी में 1, आरएमसी में भी 1। आरएमसी में स्पेशल पॉइंट है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तो भी 2/3 हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एनआरसी का चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एसआरसी का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और आरएमसी का चेयरपर्सन सिर्फ डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, मीटिंग ऑडिट कमेटी का साल में 4, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स 120 डेज। एनआरसी का मीटिंग साल में 1, एसआरसी का मीटिंग साल में 1 और आरएमसी का मीटिंग साल में 2, मैक्सिमम गैप 180 दिन। कोरम कोरम होना चाहिए ऑडिट कमेटी का 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बाद एनआरसी का 1/3 और 2, विच एवर इज हायर, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एसआरसी का कोई कोरम मेंशन नहीं किया गया है, और लेकिन आरएमसी का भी वही जो एनआरसी का रहेगा, 1/3, 2, विच एवर इज हायर और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसका भी कोरम में रहेगा। एडिशनल पॉइंट्स में ऑडिट कमेटी के सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए। एनआरसी में होना चाहिए कि चेयरपर्सन जो है वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं हो सकता है। एसआरसी का एडिशनल पॉइंट ये है कि कंपनी बकवास से कुछ नहीं है। और आरएमसी का एडिशनल पॉइंट ये है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सीएफओ, सीईओ जो कि डायरेक्टर नहीं है, वो लोग भी मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वार्टरली कंप्लायंस। ये सारे कंप्लायंसेस हर क्वार्टर के बाद इतने दिन बाद करना होगा। ये सब जो स्टेटमेंट है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट या फाइल करना होगा बाय द लिस्टेड एंटिटी। सबसे पहला 3, 21, 21, 21, 21 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम लोग को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, वही रिपोर्ट एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में जमा करना पड़ेगा ये लोगों को 21 दिन के अंदर। सेकेंड पॉइंट, कोई भी इन्वेस्टर का कंप्लेन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी 21 दिन के अंदर जमा करना होगा। क्या ओपनिंग कितना कंप्लेंट्स था, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, कितना बचा, ओपनिंग प्लस रिसीव माइनस डिस्पोज इक्वल टू रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड। ये सब भी 21 दिन के अंदर इन्वेस्टर का कंप्लेंट जो भी है वो भी बताना पड़ेगा। तीसरा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या है कंपनी का फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी हम लोग को 21 दिन के अंदर, 21 दिन के बाद, 21 दिन के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर बताना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। अच्छा, अगर कंपनी का कोई आईपीओ आ रहा है तो लिस्टिंग से एक दिन पहले, और अगर कोई कैपिटल या रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हुआ है जिसका 2% से ज़्यादा, जिसका पेड शेयर कैपिटल हिल गया जिसकी वजह से, तो फिर 10 दिन के अंदर वो स्कीम के भी बताना पड़ेगा। ये एडिशनल पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट है, ये अलग सा पॉइंट नहीं है। ये वही शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड पॉइंट है कि इसके अलावा 21 दिन के अलावा भी एक दिन लिस्टिंग से पहले और 10 दिन कोई चेंज होने के बाद, रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद भी बताना होगा। 21, 21, 21 हो गया। इसके बाद 45, हर क्वार्टर के 45 डेज के अंदर, आखिरी क्वार्टर को छोड़ते हुए, आखिरी क्वार्टर में ज़्यादा टाइम मिलता है, उसके अलावा हर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वाईटीडी ईयर टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा करना होगा 45 डेज, 21, 21, 21, 45। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में डेट नहीं लिखा है, बस लिख दिया फॉर सच पीरियड टिल विच द इशू प्रोसीड्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड और पर्पस अचीव्ड। अगर कोई राइट इशू हुआ है, कोई पब्लिक इशू हुआ है, कोई प्रेफरेंशियल इशू हुआ है, उससे कोई भी पैसा आया है, तो हम लोग को क्या क्या डेविएशंस हुआ, क्या क्या वेरिएशंस हुआ, वो सच पीरियड जब तक पैसा चल रहा है तब तक क्वार्टरली क्वार्टरली रिपोर्ट करना है। क्या क्या डेविएशन हुआ, डेविएशन मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट था
ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा था कि ऑब्जेक्ट के लिए पैसा यूज़ करेंगे, तो उससे क्या डेविएट हुए या फिर क्या क्या वेरिएशन हुआ कि अगर कैपेक्स में बोले थे इतना, सेल्स में इतना, मार्केटिंग में इतना, वर्किंग कैपिटल में इतना, तो ये प्रोजेक्ट्स के बीच में इतना, उसमें कुछ कुछ वेरिएशन इधर का उधर हुआ, तो वो भी, ये भी हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट करेंगे। 5 5 क्या हो गया, 21 21 21 45 और फिर पीरियड। 21 में हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 21 में हो गया इन्वेस्टर कंप्लेन, 21 में हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज, 45 में हो गया क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद ये कोई भी हम लोग पैसा का इधर उधर डेविएशन हुआ या वेरिएशन हुआ तो वो भी जमा करेंगे। ये सब हो गया क्वार्टरली कंप्लायंस। नेक्स्ट है एनुअल कंप्लायंस। साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑडिटेड एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट हम लोग को भेज देना है। अच्छा, शेयर होल्डर को भी भेज देना है सारा फिर, और शेयर होल्डर को भेजने, जैसे ही भेजना शुरू कर दिए उसके तुरंत बाद ही, नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट और डिस्पैच टू शेयर होल्डर्स को वेबसाइट पर डालना है, स्टॉक एक्सचेंज को भेजना है, और एजीएम का जो नोटिस है उसके साथ साथ भी भेज देना है हम लोग को। अच्छा, विद इन 48 आवर्स ऑफ एजीएम अगर कोई चेंजेस हुआ है इसमें तो रिवाइज कॉपी भी हर किसी को भेज देना है। इसके बाद है कुछ प्रायर इंटीमेशंस। क्वार्टरली हो गया, एनुअल हो गया, लेकिन कुछ प्रायर इंटीमेशंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक मीटिंग्स हैं कि अगर आपका कोई भी मीटिंग होने वाला है और उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस होने वाला है, तो आपको इतने दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है। अच्छा, जो इतने दिन पहले इन्फॉर्म करना है उसमें इंटीमेशन का डेट और मीटिंग का डेट को नहीं गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 दिन लिखा हुआ है तो और 4 तारीख को मीटिंग होने वाला है, तो 4 को नहीं गिनेंगे, थर्ड को गिने, सेकंड को गिने, और फर्स्ट को बता रहे हैं तो फर्स्ट को बताना पड़ेगा, सेकंड थर्ड को 2 दिन गिनाएंगे, फोर्थ को मीटिंग है, तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटिमिडेशन, डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है, इसमें 4 केसेस है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन। 2 दिन में क्या क्या है, बाईबैक, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, एफपीओ ऑफ एजीआर, जीडीआर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, ब्ला ब्ला ब्ला, डिक्लेरेशन या रिकमेंडेशन टू डिक्लेयर डिविडेंड, issue of convertible securities including convertible debenture, declaration of bonus, buyback, bonus, delisting, fpo, declaration of dividend, convertible securities, blah blah blah, ये सब कुछ भी होगा तो 2 दिन के अंदर। इसके बाद 5 दिन, 5 दिन के अंदर क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, तो 5 दिन मीटिंग में डिस्कस होने का बात हो रहा है, सारा चीज़ बोर्ड मीटिंग का डिस्कस होने का बात हो रहा है, तो उससे बोर्ड मीटिंग से इतना दिन पहले बता देना है। 2 दिन हो गया सब कुछ, ये सब 5 दिन हो गया फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब 7 डेज, अच्छा 2 वर्किंग डेज था, 5 में सिर्फ डेज लिखा हुआ है, 2 में वर्किंग डेज लिखा हुआ है, 5 में सिर्फ डेज लिखा हुआ है, 7 में फिर से वर्किंग डेज लिखा हुआ है। तो 7 जो है वो रिकॉर्ड डेट के बारे में है, रिकॉर्ड डेट से 7 दिन पहले, मतलब अभी तो मीटिंग्स का बात हो रहा था ना, अभी रिकॉर्ड डेट का बात हो गया, रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस या कन्वर्जन या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि मर्जर, डीमर्जर या ऐसा कुछ भी, रिकॉर्ड डेट वाला बात हो रहा है, तो उसमें 7 डेज हो गया है। नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड पर्पस ऑफ रिकॉर्ड डेट। अच्छा, इसमें भी अगर डिविडेंड आ गया है रिकॉर्ड डेट वाला तो उसमें 5 दिन हो गया है, डिविडेंड के लिए 5 दिन, बाकी सब के लिए 7 दिन रिकॉर्ड डेट के लिए। नेक्स्ट है बैच है 11 डेज का, 11 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज, 5 डेज, 7 वर्किंग डेज हो गया, अब 11 वर्किंग डेज। 11 वर्किंग डेज में क्या है, ऑल्टरेशन, पहला ऑल्टरेशन है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज या राइट्स ऑफ द होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी का फॉर्म चेंज हो रहा है, किसी होल्डर का राइट चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, या फिर ऑल्टरेशन इन डेट ऑफ इंटरेस्ट या रिडीमेबल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का डेट या रिडीमेबल अमाउंट का इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का कुछ भी डेट वेट ऐसा चेंज हो रहा है तो 11 दिन, इन सब में कुछ भी चेंजेस होगा तो भी 11 दिन पहले, 11 वर्किंग डे पहले रिपोर्टिंग होना चाहिए। ये चारों केस में 2, 5, 7, 11 में डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग या फिर रिकॉर्ड डेट जो भी है उसको नहीं गिनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर।
कोई भी लिस्टेड कंपनी को एक CS अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा। कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रेगुलेटरी प्रोविजंस माना जा रहा है इन लेटर एंड इन स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन करेगा और बोर्ड को बताएगा। वो इंश्योर करेगा कि सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय द लिस्टेड कंपनी अंडर दीज रेगुलेशंस। वो कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन का ईमेल भी वही मॉनिटर करेगा। अच्छा, इससे कोई भी बोर्ड का अपना खुद का लायबिलिटी कम नहीं हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्लोजर। ये सारा डिस्क्लोजर अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स इंटर से शैल बी मेड। कोई भी डायरेक्टर्स आपस में कोई भी रिलेशनशिप होगा तो बताया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा एनुअल रिपोर्ट में, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स या प्रोस्पेक्टस या फिर लेटर ऑफ ऑफर ऑफ इशुएंस या लेटर कोई भी RSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का फाइलिंग में डिस्क्लोज किया जाएगा। अच्छा, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी का चेंज हो रहा है, एड्रेस वैड्रेस कुछ भी चेंज हो रहा है वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट में 2 दिन के अंदर उसको अपडेट कर देना होगा। ये सारा प्रोविजंस खत्म, सेबी LODR फिनिश्ड, ओवर।